हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्रश्नावली 5A जो है, ठीक है, वो हमने कम्प्लीटली देख लिया था। तो 5A में हमने क्या देखा था, हमने वहाँ पे कंटिन्यूटी देखा था, सततता देखा था। अब उसी के आगे अगला पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, वो डिफरेंशियबिलिटी मतलब कि अवकलनीयता है हमारा। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, ये अवकलनीयता होता क्या है, ठीक, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। आज के लेक्चर में इसका बेसिक समझेंगे, फिर बाकी आने वाले क्लास में इसके क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई एक लाइन में पूछे है ना कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है ना, इसका जो मतलब होता है वो आपका मतलब होता है क्या, यूनिक टेंजेंसी। ठीक है, यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पर एक ही आपका स्पर्श रेखा होना चाहिए। ठीक, वो हमारा कहलाता है यूनिक टेंजेंसी। मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई कर्व है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा कोई एक कर्व है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये कोई हमारा एक ग्राफ है। तो y बराबर एफ एक्स में अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, तो अगर हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करें, ठीक, तो ये देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। ठीक, इसको छूते हुए एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से गुजरेगी। तो किसी एक पॉइंट पर, इसका नाम मान लीजिए पॉइंट नंबर ए है, तो किसी एक पॉइंट पर अगर एक बार में एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारा क्या बनता है, डिफरेंशियबिलिटी बनता है। ठीक है, अवकलनीयता होता है। तो अवकलनीयता में सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि यूनिक टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक, यूनिक टेंजेंसी का मतलब कि एक बार में एक स्पर्श रेखा। ठीक, टेंजेंसी आपका टेंजेंट से बना है। ठीक, इसका मतलब होता है स्पर्श रेखा, और यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, मतलब कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट पर एक ही आपका वो होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है, ठीक, कि मान लीजिए किसी ग्राफ में आपका है ना, कोई ग्राफ है, वहाँ पर अचानक से मान लीजिए कि कोई आपका शार्प आ गया। शार्प का मतलब कि जैसे यहाँ पर इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए पॉइंट नंबर बी है। तो इस पॉइंट पर अगर देखें तो इस पॉइंट पर हम कितने, क्या कहते हैं कि स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से जाएगी, और दूसरी स्पर्श रेखा इसको टच करते हुए कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि एक पॉइंट पर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है कि यहाँ से यूनिक टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, खराब हुआ। तो अगर किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, एक से अधिक टेंजेंट आपका खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक, वहाँ पर हमारा कोई भी फलन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब कि अवकलनीय वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये कि ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में आप लोग को क्या कहते हैं कि किसी भी फंक्शन का dy/dx निकालना सिखाया गया था। ठीक, dy/dx मतलब कि अवकलन करना सिखाया गया था। तो डिफरेंशियबिलिटी अगर शब्द की बात करें, ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी हमारी क्या होती है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशियबिलिटी होती है। डिफरेंशिएशन मतलब कि उसका मतलब क्या हो, उसका मतलब वो dy/dx, ठीक, किसी फलन का अवकलन करना। ठीक, तो अवकलन करने की क्षमता ही, ठीक, हमारी क्या कहलाती है, अवकलनीयता कहलाती है। तो जो हम dy/dx निकालते हैं, ठीक, जो हम लोग dy/dx सीखते थे, तो उसका आज मतलब देखेंगे कि अच्छा वो हम लोग निकालते क्यों थे और ये आखिर आया कैसे। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है। तो जो हम लोग dy/dx 11th में निकालते थे किसी भी फंक्शन का, ठीक, उस समय तो आपको उतने डिटेल में नहीं बताई गई थी चीज़ें। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो हम लोग dy/dx निकालते हैं, ठीक, वही हमारा अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब जो किसी भी फंक्शन का, ठीक, किसी भी फंक्शन का अगर हमें अवकलन करना हो, तो हम हर फंक्शन का अवकलन नहीं कर सकते। ठीक, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन होता है और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे अगर बात करें हम, ठीक है, ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें, तो y बराबर अगर मॉड x की बात करें, ठीक है, तो y बराबर मॉड x। तो अगर आपको याद हो कि मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है ना, तो मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ये हमारा y बराबर मॉड x का ग्राफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पर जो कि हमारा मूल बिंदु है, इस पर कितने आपके टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इस पर आपका एक टेंजेंट हमारा ये खींचा जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से। तो ये जो क्या कहते हैं कि इसको अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से, कि जहाँ पर अचानक से कोई शार्प कॉर्नर आ जाए। ठीक, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, कौन से पॉइंट की, ये कलर चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका एक शार्प आ रहा है। शार्प का मतलब कि एक
अचानक से यहाँ पे मोड़ आ रहा है, तो जहाँ पर अचानक से मोड़ आएगा वहाँ पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, अगर वो हमारा स्मूथली चल रहा है, स्मूथली का मतलब ये कुछ इस प्रकार से है, ये मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ है और यहाँ पर ये कुछ स्मूथली चल रहा है, तो यहाँ से जो आपका टेंजेंट जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो हम इसके टेंजेंट खींचेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट पर एक ही आपका बनेगा, तो एक पॉइंट पर एक बनेगा मतलब यूनिक टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर ये फलन क्या होगा, हमारा अवकलनीय होगा, ठीक है। और जहाँ पर एक से अधिक आपके टेंजेंट बने वहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, कौन से ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, यूनिक टेंडेंसी होता है, ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद, तो होता क्या है कि अब ये जो क्या कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी अवकलनीयता होती है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी है ना, मतलब कि अवकलनीयता, तो इसका मतलब जो होता है, ठीक है, इसके अगर दूसरे मतलब की बात करें, ठीक है, तो इसका दूसरा मतलब हमारा क्या होता है, इसका दूसरा मतलब हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, ठीक। तो डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव निकालना किसी भी चीज़ का, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक। डेरिवेटिव मतलब उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो अब यहाँ पर इसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक। ये जो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, इसके दो मतलब होते हैं। दो मतलब कौन कौन से होते हैं, इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से। तो एक तो जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वो तो हमारा फिजिकल मीनिंग हो जाएगा, ठीक। फिजिक्स में जैसे आप लोग निकालते नहीं कि क्या कहते हैं कि परिवर्तन की दर ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो एक तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो एक इसका जो मतलब बनता है वो बनता है फिजिकल मीनिंग, ठीक, मतलब कि फिजिकल एक इसका एस्पेक्ट होता है, ठीक है, फिजिकल मीनिंग मतलब कि एक इसका भौतिक में भी क्या कहते हैं, जो भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक वहाँ से आता है। जैसे अगर हम बात करें वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं वेग परिवर्तन की दर। तो आपको पता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और उसे 11वीं की फिजिक्स में, है ना, मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, अगर वेग को हम लोग v से दिखाएं, है ना, अगर वह मान लीजिए कि v का मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा वेग है, ठीक है, वेलोसिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि वेग परिवर्तन की दर, तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, dv बाई dt से, ठीक। तो dv बाई dt, तो ये जो dv बाई dt निकलता है वो किसके बराबर निकलता है, a के, है ना। a का मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक मतलब तो हम लोग फिजिक्स में निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो d बाई डी टी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो d बाई डी टी है, ठीक है, d बाई डी टी, ये क्या दिखाता है, ये हमारा दिखाता है परिवर्तन की दर, ठीक। परिवर्तन की दर मतलब कि अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, या फिर बोल देते हैं यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ लीजिए, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, ठीक, मतलब तुरंत आपका, ठीक। एक होता है ना तात्क्षणिक, तो तात्क्षणिक रेट ऑफ चेंज मतलब कि परिवर्तन की दर, ये हमारा क्या कहलाता है, ये इसका मतलब होता है डी बाई डी टी का, ठीक। तो एक एग्जाम्पल तो हमारा इसका ये हो गया जो कि हम लोग फिजिक्स में सीखते हैं, ठीक है। दूसरा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, दूसरा इसके मतलब की अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा अर्थ निकलता है यहाँ से, ठीक है, मैथ की भाषा में, वो आपका क्या मतलब होता है, उसके अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये हम बात करते हैं अब की बार मैथ में। तो मैथ में अगर हम लोग इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग देखें, ठीक, जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक। तो इसका हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे ई है एम के बाद, जियोमेट्रिकल, अरे बन जा भाई, ठीक, ये ई है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीनिंग, तो अगर हम इसके जियोमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब कि अगर ग्राफ से बात करें, है ना, इसके ग्राफ के देखें, तो मैथ में ये चीज़ क्या होता है, जो मैथ में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक y बराबर एफ एक्स का एक कर्व है, ठीक है, ये हमारा कोई एक y बराबर एफ एक्स का कर्व है और इस पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस पर एक हम लोग स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, तो जब यहाँ से एक स्पर्श रेखा आपकी ऐसे गुजरेगी, ठीक, स्पर्श रेखा मतलब इसको टच करते हुए, इसको काटे ना, ठीक। तो यहाँ से इस पॉइंट से
इसका नाम मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट नंबर ए है, ठीक, पॉइंट आपका ए है। तो पॉइंट ए से जो स्पर्श रेखा गुजर रही है, ठीक है, तो अब ये जो स्पर्श रेखा है, ये देखिए यहाँ पर एक अक्ष को यहाँ पर कट कर रही है, ठीक, इस पॉइंट पर एक अक्ष को कट कर रही है। तो अगर हम एक अक्ष से इसका कोण देखें, ठीक है, इसका जो कोण देखें, तो मान लीजिए कि ये एक अक्ष के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, एक अक्ष के साथ कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये जो थीटा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको आप एंगल बोल दो, कोण बोल दो, या फिर अगर मैथ की भाषा में बात करें, ठीक, तो इसको हम लोग झुकाव बोलते हैं, ठीक। अगर मैथ के टर्म में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है झुकाव, ठीक है। झुकाव मतलब कि इंग्लिश में आपका बोला जाता है यहाँ पे इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है इंक्लिनेशन, ठीक, इंक्लिनेशन। एक मिनट, ठीक। तो इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। ये जो थीटा है इसको आप कोण बोल दो, झुकाव बोल दो, या फिर इंक्लिनेशन बोल दो, ठीक, बात एक ही पड़ी। तो जब इस थीटा का टेन थीटा हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मतलब जब इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं, या फिर इसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग स्लोप निकालते थे 11th में, तो इस थीटा का जब हम टेन थीटा निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ से ये जो टेन थीटा होगा वही आपका क्या देगा, वही आपका dy/dx देता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका क्या कहते हैं, मैथ में dy/dx का मतलब क्या होता है, जो हम लोग अवकलन करते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई एक आपका ग्राफ है ना, उसके किसी एक पॉइंट पर आपने जो स्पर्श रेखा खींची है, तो उस स्पर्श रेखा का जो एक अक्ष से झुकाव होगा, और उसका जब हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब कि उसका जब हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, तो वही हमें क्या देता है, वही हमें dy/dx देता है। तो कुल मिला के अगर आसान भाषा में बात करें तो जो हमारा टेन थीटा है वही हमारा क्या देगा, वही हमारा dy/dx देगा, ठीक, ये बात समझ में आई। तो कुल मिला के ये हमारा टेन थीटा बराबर dy/dx के होता है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ। एक बार फिर से देखते हैं ना कि अभी तक हमने क्या समझा। तो सबसे पहले जो हमारा डिफरेंशियबिलिटी होता है, मतलब जो अवकलनीयता होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा का होना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस वाले ग्राफ की बात करें जो हमने यहाँ पे देखा था, तो इस वाले ग्राफ में अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा आपकी ऐसे खींची गई है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा है, तभी वो फलन आपका क्या होगा, अवकलनीय होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि किसी फलन में आपका अचानक से कोना आ जाता है, कोना का मतलब क्या आ जाता है, शार्प पॉइंट आ जाता है, जैसे हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर क्या है, एक शार्प है। तो इस शार्प पर हम लोग क्या है कि हम लोग दो ग्राफ, आपको दो क्या कहते हैं, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो दो स्पर्श रेखा खींचने का मतलब क्या हुआ कि यूनिक टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट खराब होना। तो इसका मतलब कि वहाँ पर वो फंक्शन क्या होगा, आपका अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये होता है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक, इसके आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको अभी क्या कहते हैं दिखाएंगे आपको स्लाइड में, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अगला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, अगला पॉइंट है एक हमारा, आपने बचपन से सुना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जानते हो ना, जो क्या कहते हैं शुरू से देखा था आपने, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, एक बार इसको समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है टेंजेंट, ठीक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा को जरा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि स्पर्श रेखा आखिर होती क्या है। स्पर्श रेखा क्या होती है कि जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि 9th में ये सारी चीज़ें बता दी जाती है, 9th या 8 में, कि मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है। सर्किल पर अगर इस पॉइंट की बात करें, तो अगर सर्किल को टच करते हुए एक कोई लाइन जा रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस तरीके से, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ये टच करते हुए लाइन जा रही है, ठीक। तो ये जो लाइन आपकी ए बी है, ठीक, मान लीजिए इसका नाम ए बी है, तो यही क्या होती है, यही आपकी स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा होती है। तो स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वक्र को एक जगह पर छूते हुए कोई रेखा अगर जाए टच करते हुए, तो वो उसकी स्पर्श रेखा होती है, ठीक। ये चीज़ हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं। तो इसमें नया क्या है, ठीक, नया ये है कि अब यहाँ पर स्पर्श रेखा के मतलब बदलेंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब क्या बदला जाएगा कि अगर हम लोग इसके परिभाषा की बात करें, ठीक, बहुत अच्छे परिभाषा की बात करें, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग बोलेंगे कि लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, है ना। जो हमारा लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है, ठीक, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का मतलब आपका होता है जीवा, ठीक है। जीवा भी अभी समझाते क्या होता है।
तो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं या फिर स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक, जीवा क्या होती है, जीवा इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं इसको, ठीक, तब ये चीज़ आपको आपको आपकी और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस प्रकार का, ठीक है, ये कोई कर्व है, ठीक, इस प्रकार का हमने ये कोई कर्व लिया। ठीक, अब कर्व में यहाँ पर मान लीजिए कि एक कोई जीवा है, तो जीवा क्या होती है, जो इसको क्या कहते हैं कि ऐसे आर पार फाड़ते हुए जाए। ठीक, यही हमारी जीवा कहलाती है, ये बात समझ में आई। तो ये हमारी क्या है, एक कोई जीवा है जो हमने रेड कलर से खींची। ठीक, तो अगर सर्किल में हम लोग बात करें तो सर्किल की जीवा क्या होती है, जैसे उसका व्यास हो गया। ठीक, तो व्यास का क्या होता है, वो सर्किल की जीवा होती है। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पर एक हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक हमने क्या कहते हैं कि सीकेंट एक खींच लिया, एक जीवा खींच लिया। तो अगर हम क्या कहते हैं कि इस जीवा को, ठीक है, ये जो जीवा है इसको धीरे धीरे इस पॉइंट की तरफ लाएं। कौन से पॉइंट की तरफ, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो कट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए कि पॉइंट नंबर ए है, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक, यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक सच खींचा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो ग्राफ बना ये कुछ इस प्रकार का ऐसे ग्राफ बना है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर एक हम जीवा खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक जीवा ऐसे खींच रहे हैं। ठीक, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पर ये जो कट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर इसका नाम मान लीजिए कि ए है। ठीक, और यहाँ पर ये जो इसको कट कर रहा है ये आपका बी है। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अगर ये धीरे धीरे आपका ए की तरफ आने लगे, ठीक है, ए की तरफ आने लगे, तो होगा क्या, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे था, ठीक है, जिसका नाम कि बी है। अब ये बी उठकर मान लीजिए कि यहाँ पर चला गया, ठीक, थोड़ा और नज़दीक आ गया, कहाँ पर, ए, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया। तो अब जब बी आपका यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो गैप है, ठीक है, कौन सा गैप, ये आपका थोड़ा सा कम होगा ना, जो आप यहाँ पे गैप देख रहे थे। ठीक, मतलब कि ये जो इतना गैप आपको दिख रहा है, अब ये आपका थोड़ा सा कम होगा। ठीक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक, समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, नज़र ना हटे यहाँ से। तो अब ये बी पॉइंट यहाँ से उठकर मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट पर आ गया। ठीक, तो ये आपकी जो जीवा यहाँ से बनेगी, ठीक है, जीवा अब ये कुछ इतनी रह जाएगी, है ना, ये कुछ इस प्रकार से इतनी रह जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये अभी भी यहीं पे है, ठीक है, ए पॉइंट पर है। फिर मान लीजिए कि ये बी पॉइंट उठकर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब की बार जीवा ये कुछ आपकी और छोटी बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी और छोटी बन जाएगी। फिर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका उठते उठते ये बी आपका यहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और जिस दिन ये बी पॉइंट आपका ए पर उठ गया तो ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये वाला गैप ये एकदम खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको एकदम प्रैक्टिकली समझिएगा कि जैसे यहाँ पर हम बात करें इस पॉइंट बी पर। ठीक, तो पहले आपका बी पॉइंट यहाँ पे था, फिर बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, और फिर ऐसे ऐसे करते करते एक दिन ऐसा है कि बी आपका उठ के ए पर आ गया। तो जिस दिन बी आपका उठकर ए पर आ जाएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन आपका ये होगा कि जो हमारी जीवा हुआ करती थी, ठीक है, जो हमारी यहाँ से जीवा हुआ करती थी वो आपकी कैसी हो जाएगी, जीवा आपकी क्या बन जाएगी, जीवा आपकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो ये मतलब आपका ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कलर चेंज करके यहाँ पे दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जीवा है ये आपकी कुछ इस प्रकार से क्या बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा का निर्माण कर देगी। ठीक, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो बस यही हमारी स्पर्श रेखा या टेंजेंट की क्या होती है, परिभाषा होती है कि ये क्या होता है, ये लिमिटिंग केस होता है। ठीक, लिमिटिंग केस का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग इसकी क्या है, बी की जो लिमिट है वो धीरे धीरे किधर ला रहे हैं, ए की तरफ ला रहे हैं। ठीक, बी की लिमिट का किधर ला रहे हैं, ए की तरफ ला रहे हैं। तो अब जरा देखिए ये जो केस हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे, ठीक, हाँ यहाँ पर देखिएगा। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, ठीक, ये हमने बी के किस तरफ से देखा। ठीक, अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई अभी अभी, ठीक है, ये हमने बी के किस तरह, ए के सॉरी पॉइंट ए के किस तरफ से देखा, तो पॉइंट ए के राइट साइड से ये चीज़ हम लोग यहाँ पे की है। ठीक, ये जो पॉइंट बी है पॉइंट ए के राइट साइड से है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने राइट साइड से किया वैसे हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, वैसे हम लोग क्या है कि लेफ्ट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से करके दिखाए, है ना। तो लेफ्ट से करके अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए ये लेफ्ट से कैसे होगा, तो इसी चीज़ को मैं लेफ्ट से समझाता हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आएगा। ठीक, तो लेफ्ट से अगर हम बात करें तो अब की बार जो मैंने ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से बनाया। ठीक, ये मैंने ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया और यहाँ पर फिर से 2 पॉइंट ले लिए गए और यहाँ से एक आपकी क्या खींची गई, एक हमारी जीवा खींची गई। ठीक है, इसका नाम पॉइंट बी है। ठीक है, और इसका नाम मान लीजिए क्या है, पॉइंट ए है। तो होगा क्या कि ये बी आपका पहले यहाँ था, फिर किसी दिन उठ के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस पॉइंट पर आया, ठीक है, कौन से पॉइंट पर, यहाँ पर आपका आया, तो
तो ये आपकी कुछ ऐसे स्पर्श जीवा आपकी जाएगी, ठीक है, ये जीवा कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक, ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, मान लीजिए ये बी पॉइंट उठकर यहाँ पर आया, तो इस वाले पॉइंट पर, ठीक, तो ये जीवा आपकी कुछ अब ऐसे जाएगी, ठीक, गैप थोड़ा और कम होगा। तो जिस दिन उठते उठते पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और जिस दिन ये आपका पॉइंट ए पर आएगा, तो यहाँ पर ये आपका स्पर्श रेखा एक बनाएगी कि नहीं, ठीक, इसको जरा सोच के देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, एक स्पर्श रेखा का इस प्रकार से एक निर्माण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो यहाँ से हमारी ये परिभाषा निकली, ठीक है, टेंजेंट की स्पर्श रेखा की, कि जो हमारा टेंजेंट होता है, ठीक, वो क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है, मतलब किसी जीवा का लिमिटिंग केस होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ हमने राइट से देखी, ठीक, अगर चित्र नंबर 1 की बात करें और यहाँ पे चित्र नंबर 2 की बात करें, तो पहले ग्राफ में ये चीज़ हमने राइट से देखा, ठीक, तो राइट से देखा, तो यहाँ पर ये जो सीकेंट है, ठीक है, ये जो सीकेंट है, ये जब क्या कहते हैं टेंजेंट बना, तो इसी टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देगा, हमें राइट साइड से डेरिवेटिव देगा, ठीक है, इसी टेंजेंट का स्लोप, ये जो हमारा टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा यहाँ पे ब्लैक कलर में बना है, ठीक है, इसी की ढाल, ठीक है, वो हमें क्या देगा, मतलब कि इसी का वो जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट की जो ढाल होगी, मतलब कि यहाँ से जो झुकाव होगा, वही हमें क्या देगा, वही हमें राइट साइड से डेरिवेटिव देगा। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का निर्माण यहाँ से होगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें ग्राफ 2 में देखें और यहाँ से लेफ्ट से बात करें, तो लेफ्ट से ये जो हमारी टेंजेंट बनी, ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा बनी, इसकी ढाल मतलब इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप, क्योंकि ये हमने लेफ्ट साइड से देखा तो ये हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा, ठीक है, ये हमें क्या देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। अब जरा ये चीज़ सोच के देखिएगा, अगर इन दोनों फिगर को मैं एक में बनाऊँ, ठीक है, इन दोनों चित्र को अगर हम एक में बनाएं, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोनों चित्र को मैं एक में अब बना रहा हूँ, ठीक है, एक ग्राफ में। तो एक ग्राफ में अब हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आएगा कैसे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब की बार ग्राफ मैंने कुछ इस प्रकार से लिया, ठीक, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया है, ठीक, तो अब ये आपका ग्राफ है, ये आपका मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पर हम किसी एक पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर ए है, ठीक, और यहाँ से एक सीकेंट मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, और दूसरी सीकेंट मैंने मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे खींची, ठीक, इस प्रकार से मैंने क्या खींची, 2 सीकेंट खींची, मतलब जीवा खींची। तो यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा ये कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए कि बी है इधर राइट साइड में, और ये इस पॉइंट ए के लेफ्ट में ये हमारा क्या है, बी डैश है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो बी है ये पहले यहाँ पे था, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो जिस दिन ये बी आपका उठ के ए पे आ जाएगा, तो ये जो आपकी रेड कलर में ये जो सीकेंट है मतलब ए बी रेखा है, ये आपकी कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है, ये आपकी कुछ ऐसे दिखेगी, ये बात समझ में आई आपको, ठीक। इसी प्रकार अगर हम बी डैश की बात करें, तो बी डैश अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे होगा किसी दिन, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और जिस दिन ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उस दिन ये आपकी ये कुछ इस प्रकार से लाइन बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 अलग अलग लाइंस को, मतलब एक लाइन आपकी ए बी और दूसरी लाइन आपकी ए बी डैश, ठीक है, उस अलग अलग लाइन को यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें ऐसा, ये जो यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है, ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कैसी है, ये आपकी एक ही रेखा है, जबकि मैंने तो 2 रेखाएं खींची हैं, ठीक। तो यहाँ से हुआ क्या, ठीक है, यहाँ से हुआ क्या कि जो ए बी के, ठीक है, मतलब जो बिंदु ए के राइट साइड से जो हमने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, जो हमने राइट साइड से यहाँ पे मतलब ये जो आपका टेंजेंट बना, उसका स्लोप अगर हम देखें तो वो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव दिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से पॉइंट ए के लेफ्ट से जो हमने क्या कहते हैं कि बी डैश पॉइंट था, इसका अगर हमने क्या कहते हैं ये वाली इस वाली लाइन की अगर हम लोग स्लोप देखें, इस टेंजेंट का स्लोप देखें, तो ये इसने हमें क्या दिया, इसने हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिया। तो इसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए ये हमें एक रेखा प्रतीत हो रही है। तो जिस दिन आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, उसी दिन क्या होगा, उसी दिन वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, वो फंक्शन आपका कहलाएगा कि हाँ भाई फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि उसका अब आप dy/dx निकाल सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, और जहाँ पे बराबर नहीं होगा, ठीक, वहाँ पे हम लोग dy/dx नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये सारी चीज़ें यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये बात आपकी हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि ये तो सर आपका वो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर मिल गए, ठीक। अब कोई तो केस ऐसा होगा, ठीक, कि जहाँ पर बराबर ना हो,
तो बराबर मैंने आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था शुरू में कि बराबर आपका कहाँ पे नहीं होता, जहाँ पर आपका शार्प कॉर्नर हो। शार्प कॉर्नर का मतलब जहाँ पे आपका ऐसे क्या कहते हैं कि कोई मोड़ वगैरह आ जाए, ठीक। तो अगर हम क्या कहते हैं इस पॉइंट की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, ठीक, हाँ, यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पर आपका जो सीकेंड बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपकी कुछ ऐसे यहाँ पे जीवा जाएगी, ठीक है। ये जीवा एक कुछ ऐसे जाएगी इसको फाड़ते हुए, और एक जीवा कुछ ऐसे जाएगी, ठीक। ये बात समझ में आई। तो जब ये जीवा है ना, यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है मान लीजिए क्या है, बी डैश है, ठीक, इसके लेफ्ट में। तो ये जो बी है उठ के पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा। तो जिस दिन बी आपका उठ के उधर से इधर आया, तो यहाँ से आपकी स्पर्श रेखा कुछ कैसे दिखेगी, यहाँ से आपकी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से होते हुए जाएगी। ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे जाएगा। ये बात समझ में आई। फिर ये जो इधर आपका बी डैश है, ये भी आपका उठ के पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, और लास्ट में जब ये आपका ए पे आएगा, ठीक है, तो ये आपकी स्पर्श रेखा कुछ ऐसे जाएगी, ठीक, ये आपकी स्पर्श रेखा कुछ ऐसे जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ए के राइट साइड से जो हमने क्या कहते हैं इसकी लिमिटिंग, मतलब कि सीकेंड की जो लिमिटिंग वैल्यू निकाली है, ठीक है, लिमिटिंग केस ऑफ जो सीकेंड देखा है, तो यहाँ से ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब इसका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, ठीक, इसकी ये इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी, ठीक, वो हमें क्या देगा, राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। ए बी डैश रेखा की जो क्या कहते हैं स्पर्श रेखा की ढाल होगी, वो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। तो अब देखो यहाँ पर हमें दो अलग अलग लाइन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर ये लाइन कुछ ऐसे है, यहाँ पे ये लाइन कुछ ऐसे है, तो मतलब इसका यहाँ पे एक्स अक्ष से कोण कुछ और है, और यहाँ से एक्स अक्ष से झुकाव कुछ और है। तो मतलब दोनों के स्लोप आपके अलग अलग है, दोनों को स्लोप आपके अलग अलग है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, ठीक। तो अगर आपका एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर ए पर, ये जो हमने ग्राफ खींचा है, ठीक है, ग्राफ मान लीजिए ये y बराबर एफ एक्स का जो हमने ग्राफ खींचा है, ठीक है, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते, मतलब इसका हम लोग अवकलन नहीं निकाल सकते, ठीक। कुल मिला के इसका मतलब ये है। तो यहाँ से सिंपल सा फंडा क्या पता चला, सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये पता चला कि जहाँ पर जिस ग्राफ में आपका शार्प कॉर्नर आएगा, तीखा मोड़ जहाँ पे आएगा, ठीक, जैसे यहाँ पे शार्प कॉर्नर का मतलब जहाँ पे आपका चोंच वगैरह रहे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका ये चोंच निकल रहा है, ठीक, जैसे चिड़िया लोग में नहीं होता चोंच, तो उस तरीके से जहाँ पे ग्राफ में आपका चोंच आ जाए, ठीक, तो वहाँ पर वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जहाँ पे स्मूथली आपका बन जाए ग्राफ, ठीक, जैसे यहाँ पर इसमें बात करें, ठीक, इस वाले चित्र में, तो वहाँ पर आप क्या क्या होगा, वहाँ पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो उम्मीद है कि अभी तक की कहानी समझ में आई होगी। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक। तो ये इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा। सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा क्या कहते हैं डिफरेंसिबिलिटी होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब कि एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा का बनना। फिर हमने स्पर्श रेखा के फिर हमने क्या कहते हैं डेरिवेटिव का मतलब समझा। तो डेरिवेटिव के दो मतलब होते हैं, एक जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो उसकी फिजिकल मीनिंग हो गई। तो फिजिक्स में जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं या फिर डी बाई डी टी निकालते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, ठीक। तो वो हमें क्या कहते हैं डी बाई डी टी, ये हमें फिजिक्स में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल देखा जैसे हमने कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक, ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो उसी को जो डी वाई बाई डी टी हम लोग मैथ की भाषा में लिखते हैं, ठीक, वो यहीं से लिखते हैं। आई बात समझ में। तो फिजिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं वो रेट ऑफ चेंज में है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में ये हम लोग दिखाते हैं तात्क्षणिक परिवर्तन की दर में। और जो हम लोग मैथ में सीखेंगे, ठीक, तो मैथ में डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, मैथ में डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्राफ की स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, ठीक है, तो मतलब कि उसका स्लोप कितना है। तो वो जो आपका स्लोप होता है, मतलब वो जो tan थीटा होता है, वही हमें क्या देता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स मैथ की भाषा में क्या है, मैथ की भाषा में अगर पूछे कि हाँ भाई डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, ठीक, बताइए आप, तो आप कहेंगे कि किसी भी कर्व का, ठीक, किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पर जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से कितना उसका स्लोप है, कितना उसकी ढाल है, तो वही ढाल हमारा क्या होता है, वही हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक। इसके बाद हमने टेंजेंट की परिभाषा देखी। तो टेंजेंट की परिभाषा क्या होती है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा टेंजेंट कहलाता है, ठीक। तो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट मतलब जिस दिन क्या कहते हैं आपकी जीवा स्पर्श रेखा बन जाएगी तो वो हमारा टेंजेंट बन जाएगा। तो यहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि आपका एल एच डी और आर एच डी कैसे आता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी।
अब आते हैं स्लाइड पे, ठीक। तो अब जरा देखो, तो ये हमारे जो स्लाइड है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई, ये जो चीज़ यहाँ पे आपको समझाई गई है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मतलब लिखी है। ये बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स में लिखिएगा, और इसको एक बार जब पढ़ेंगे तो ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे वीडियो रोक के, या फिर क्या कहते हैं इसका जो वो है, ठीक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आराम से वीडियो रोक के क्या कहते हैं कि इसको आप लोग लिख लीजिएगा, और तब इसको आप पढ़ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में और बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, ये नोट्स बनाए गए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक। ये पूरा ग्राफ वगैरह बनाया गया है, ठीक। तो ये जो चीज़ है वो सारी चीज़ें समझाई जा चुकी, ठीक। अगले स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सीकेंड की परिभाषा देखी है, ठीक है। तो जो हमने लिमिटिंग के केस ऑफ सीकेंड देखा था, ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो राइट साइड से ये बन रहा है ए के, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है देखो कि यहाँ सीकेंड राइट साइड से बन रहा है, ये जो जीवा है, ठीक, ये राइट साइड से बन रहा है, इसलिए ये क्या देगा, ये हमें राइट हैंड डेरिवेटिव देगा। ये जो सीकेंड है, यहाँ से जो सीकेंड का आप टेंजेंट बना, क्योंकि ए के राइट साइड से बना, तो इसलिए आर एच डी बनेगा, ठीक। अब यहाँ भी देखो दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर लेफ्ट सीकेंड है ना, मतलब ये जो आपकी लेफ्ट वाली जीवा रहेगी, और जो राइट है ना लेफ्ट सीकेंड से बने टेंजेंट, मतलब कि ये वाले टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तथा राइट साइड से बने टेंजेंट, ठीक है, के ढाल अलग अलग है, कि मतलब दोनों के स्लोप क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं, इसलिए अवकलनीय नहीं है, ठीक, ये चीज़ है। तीसरे अगर ग्राफ की बात करें, हम लोग इस ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा था कैसे बराबर होगा, तो अगर बराबर हो गया तब सिंगल टेंजेंट बनेगा, मतलब कि टेंजेंट क्या होगा, यूनिक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आप एक ही टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, मतलब फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पर अवकलनीय है, ठीक। इस जगह पर क्या है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, ठीक। ये चीज़ है हमने ये देखी। आगे देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव का तो मतलब कि वो देखते हैं कि फार्मूला कैसे आता है, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे फार्मूले का डेरिवेशन देख लेंगे, है ना, तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी, तब हमें फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। चलिए इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है, तो एक हम लोग क्या कहते हैं ग्राफ लेते हैं, ठीक है, और ये ग्राफ मान लीजिए ये आपका कुछ इस प्रकार से ग्राफ है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक ये कर्व लिया, ठीक, ऐसे ये कोई कर्व है, और इस कर्व का नाम क्या है ना, इस कर्व का नाम बोल देते हैं y बराबर एफ एक्स, ठीक। तो y बराबर एफ एक्स का ये हमारा कोई एक ग्राफ है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कि इस जगह ये कोई आपका पॉइंट ए है, ठीक, और यहाँ से हमने क्या किया कि एक सीकेंड खींचा, ठीक, एक यहाँ पर एक हमने ये जीवा खींची, ठीक। और इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट नंबर ए, ठीक। तो पॉइंट ए हम मान के चल रहे हैं कि ये आपका मूल बिंदु से x बराबर ए की दूरी पर है, ठीक है, x बराबर ए की दूरी पर हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट नंबर ए है, ठीक। यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी मान के चलते हैं कि ये हमारा कितना, ये बहुत छोटी दूरी पर है, ठीक है, मतलब कि ये जो यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा मैंने दिखाया है, ठीक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी ये ए और बी के बीच में जो दूरी है ना वो एकदम बहुत छोटी, ठीक, बहुत छोटी, मतलब कि एकदम जो कहते नहीं, ठीक है, हम लोग की बाल के बराबर, ठीक, तो उतनी ये दूरी है। तो अगर ये आपका पॉइंट ए एक्स बराबर ए पर है तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी दूरी पे है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका कितने पे होगा, एक्स बराबर ए प्लस एच पे होगा, ठीक, क्योंकि ये राइट साइड पे, तो ये वाली जो दूरी आपकी बी है वो कहाँ पे होगा, एक्स बराबर ए प्लस एच पे होगा, ठीक। ये बात समझ में आई, ठीक है भाई। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर ये इतनी बात आपको समझ में आई तो अब फटाफट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बोल दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के अगर हम क्या कहते हैं कि उसकी बात करें, ठीक, कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो अब जरा यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका ये हमारा x बराबर a है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर जो b है, b के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए x की दूरी, अगर b के निर्देशांक की बात करें तो आपका ये जो आपका ये वाला दूरी होगा x वाली दूरी कितनी है, a प्लस एच हो, ठीक है, x वाली दूरी आपकी कितनी हो गई, a प्लस एच हो गई, ठीक है। अगर y वाली दूरी की बात करें तो y की हाइट, ये हाइट कितनी होगी, तो फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि y बराबर एफ एक्स में अगर हम x की जगह रखें तो ये हमें क्या पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा, ठीक, x की जगह अगर हम a प्लस रखें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें आपका y पता चल जाएगा, ठीक है। तो y वाली दूरी क्या होगी, ये अगर ये हमारा a प्लस एच है तो y वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक। तो ये हो गया इसके निर्देशांक, ठीक। ये बात समझ में ही कैसे हुआ कि x बराबर a प्लस एच है,
तो x बराबर a प्लस एच के करस्पॉन्डिंग ये हाइट कितनी है, ठीक है, ये वाली हाइट कितनी है, तो ये वाली हाइट होगी कि यहाँ पे एफ एक्स में x बराबर a प्लस एच रखेंगे तो एफ ए प्लस एच ये फंक्शन की हाइट हो जाएगी, ठीक। तो मतलब कि हमें पॉइंट बी के निर्देशांक क्या पता चले, a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि रेखा ए बी जो है, ठीक है, इसकी अगर हम ढाल निकालें, ठीक है, रेखा ए बी की जो हम ढाल निकाल रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा स्लोप ऑफ पॉइंट, ठीक है, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मतलब कि रेखा ए बी की ढाल, ठीक, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो अब आपको पता चल रहा, मतलब कि पता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट के आपको निर्देशांक पता हो, ठीक है, तो उसकी ढाल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी दो पॉइंट के आपके निर्देशांक पता है, ठीक, तो उसकी जो ढाल होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपके बराबर होती है tan थीटा बराबर, और ये आपका होता है y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, ठीक है, ये हमारा होता है tan थीटा बराबर। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, हाँ, ये ए के निर्देशांक तो निकाले नहीं, ठीक है, तो ए के निर्देशांक यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए के निर्देशांक x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर, यहाँ पर इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ठीक। तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो पॉइंट a के निर्देशांक होंगे, ठीक है, वो यहाँ से कितना होगा, ये a को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, ये हो गया पॉइंट नंबर a। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a, और इसमें एफ एक्स में अगर एफ क्या कहते हैं a रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, a कॉमा एफ ए, ठीक है। तो a कॉमा जो एफ ए होगा वो किसका निर्देशांक होगा, ठीक है, वो हमारा निर्देशांक होगा पॉइंट नंबर a का, ठीक। तो पॉइंट नंबर a का हमें निर्देशांक पता चल गया, ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसकी हम लोग प्रवणता जब निकालेंगे, ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब कि जो ढाल निकालेंगे रेखा ए बी का, वो कितना होगा, वो tan थीटा बराबर होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक। तो अब जरा बताओ भाई y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान है एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो y2 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम लोग एफ ए प्लस एच, ठीक है, एफ ए प्लस एच, माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे, y1 की जगह रखेंगे एफ ए, ठीक है, y1 की जगह हमने रख दिया एफ ए। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 की जगह देखिए यहाँ पे कितना है, a प्लस एच है, ठीक। तो x2 की जगह मैंने रखा कितना, a प्लस एच और माइनस एफ ए, सॉरी बटे x1 की जगह क्या रखेंगे, x1 की जगह यहाँ पे रखेंगे कितना, a, ठीक। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ये हमारा माइनस ए और प्लस ए तो कट जाएगा, ठीक। तो tan थीटा बराबर बचा कितना, ठीक, tan थीटा बराबर आपका बचा यहाँ से, अगर tan थीटा बराबर हम देखें तो यहाँ से आपका जो tan थीटा बराबर आपका बचा है, ये हमारा बचा है एफ ए प्लस एच, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना बचा, एच बचा, ठीक, ये बात समझ में आई। तो अब जब हम ए बी की लिमिटिंग केस लेंगे, ठीक, अब जरा ध्यान रखो, ये अभी हमने इस क्या कहते हैं इस सेकेंड मतलब इस जीवा के लिए ये हमने देखा ना, इसका क्या कहते हैं स्लोप देखा ना। तो अगर हम इसकी लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिटिंग केस का मतलब होगा कि बी आपका जैसे जैसे धीरे धीरे उठकर ए की तरफ आएगा, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आपका एच है, एच किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है, ए की तरफ आएगा मतलब जीरो की तरफ आएगा, ठीक। तो एच जब जैसे ही धीरे धीरे जीरो की तरफ आएगा, ये वाली दूरी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है, ये वाली दूरी आपकी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ए बी का लिमिटिंग केस देखें, ठीक है, ए बी का लिमिटिंग केस देखें, तब हमें क्या पता चल जाएगा, तब हमें यहाँ पे राइट साइड से इसका डेरिवेटिव पता चल जाएगा, ठीक। तो वही हमें जो ए बी की लिमिटिंग केस होगी, ठीक, वही हमें क्या देगी, वही हमें राइट हैंड डेरिवेटिव देगी, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर लिमिटिंग केस, ठीक है, फॉर लिमिटिंग केस। तो अगर हम इसके लिमिटिंग केस की बात करें, ठीक है, फॉर लिमिटिंग केस, तो लिमिटिंग केस में क्या होगा कि ये जो आपकी लाइन ए बी है ना, ठीक, यहाँ पे ये जो लाइन ए बी है ये किधर जा रही है, ये आपके जीरो की तरफ जा रही है, ठीक। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए बी टेंड्स टू कितना है, जीरो है ना, ए बी टेंडिंग टू जीरो है। तो अब जरा देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से लिमिटिंग केस जब हम लेंगे तो मतलब ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ जाएगा लिमिट, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि एच आपका जीरो की तरफ आएगा तभी वो स्पर्श रेखा बनेगी, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया एफ ए प्लस एच, ठीक है, एफ ए प्लस एच, और माइनस में कितना, माइनस में आपका एफ ए, और डिवाइडेड बाई कितना, एच। तो ये क्योंकि ये हमने ए बी के राइट साइड से निकाला है, ठीक, देखिए ये आपका बिंदु ए है और बिंदु ए के ये हमने राइट साइड से निकाला है, तो इसका मतलब ये हमें क्या देखने को मिला, ठीक है, ये जो चीज़ हमें देखने को मिली, ये हमें देखने के लिए क्या मिली, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि ये हमें ए के राइट से मिला, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये हमें क्या देखने को मिला, एफ डैश ए
प्लस, ठीक, एफ डैश एम प्लस। जहाँ डैश का मतलब क्या हुआ, जहाँ डैश का मतलब हुआ आपने उसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक। ए प्लस का मतलब क्या हुआ, ए के राइट साइड से, ठीक। तो यही हमारा इसका फार्मूला बन के आया। तो ये जो हमारा फार्मूला बना, ठीक है, ये हमारा किसका फार्मूला बना, ये हमारा फार्मूला बना राइट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये बात समझ में आई। तो ये तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव देख लिया। अगर हमें लेफ्ट से निकालना हो तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या है, ठीक है, कि अब की बार यहाँ पे लेफ्ट से एक क्या कहते हैं पॉइंट मान लेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग लेफ्ट से निकालें, ठीक, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे खींच ली, ठीक। तो ये हमने कहाँ से खींची, लेफ्ट से खींची। अब लेफ्ट से खींची तो इसका नाम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। और सी की जो यहाँ से x बराबर a से दूरी है, ठीक है, वो दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना है, क्योंकि यहाँ पे जब उधर गए थे, है ना, x a के राइट में गए थे तो a प्लस एच था। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x बराबर आपका a माइनस एच। चलिए भाई फटाक से इसका क्या कहते हैं कि निर्देशांक बोल दीजिए। तो जब आप इसका निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है, देखिए जब आप इसके निर्देशांक निकालेंगे बिंदु सी के, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, a माइनस एच, ये आपकी x की दूरी हो गई, ठीक। और एफ एक्स में आप a माइनस एच रखोगे तो आपको ये हाइट पता चल जाएगी। तो मतलब ये आपका क्या कहते हैं y वाली हाइट कितनी हो गई, एफ a माइनस एच हो गई, ठीक। तो इसका मतलब इसके निर्देशांक कितने हो गए, a माइनस एच और एफ a माइनस एच, ठीक है। तो फिर से ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया x2 और y2, ठीक। ये हमारे x2 y2 बन गए और ये हमारा a m एफ ए क्या है, x1 y1 है। तो जब आप रेखा AC की प्रवणता निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको इधर लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को इधर लिखा और यहाँ पे क्या लिखा कि रेखा AC की प्रवणता, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं रेखा AC की प्रवणता मतलब स्लोप ऑफ लाइन AC, ठीक है, रेखा AC की प्रवणता। तो अब जरा देखो AC की प्रवणता क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, AC की प्रवणता आपकी हो जाएगी tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा, ये फिर से आपका y2 माइनस y1 और बटे कितना x2 माइनस x1, ठीक है, यही होगा आपका, है ना, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो अब जरा देखेंगे तो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1। तो अब जरा ये बताओ y2 का मान कितना है, y2 का मान है एफ a माइनस एच, ठीक है, y2 का मान कितना है, ये आपका है एफ a माइनस एच और y1 का मान कितना है एफ a, ठीक है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान है a माइनस एच, ठीक है, x2 का मान कितना है, ये आपका हो गया a माइनस एच और माइनस x1 का मान कितना है a है। ये बात समझ में आई। तो अब जरा देखो, तो जब इसको काटोगे तो माइनस a प्लस a आपका कट जाएगा, ठीक। तो अभी ये हमने क्या निकाली, अभी हमने ये सीकेंड के लिए निकाला है, ठीक, उसकी जीवा के लिए निकाला है। तो जब आप इसका लिमिटिंग केस देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, तो लिमिटिंग केस ऑफ AC। तो जब आप इसका लिमिटिंग केस देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फॉर लिमिटिंग केस, ठीक। बहुत आसान सा डेरिवेशन है इसका, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो फॉर लिमिटिंग केस, तो लिमिटिंग केस के लिए अब की बात क्या होगा, ठीक, बताइए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या होगा AC, ठीक है, और ये टेंडिंग टू कितना होगा, 0 होगा। तो AC टेंडिंग टू 0 होगा तो इसका मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा लिमिट H टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये हमारा बन गया कितना, लिमिट H टेंडिंग टू 0, ठीक। और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एफ a माइनस एच, ठीक है, और माइनस में कितना था, एफ a था, और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई माइनस एच है, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे माइनस एच होता है। तो ये क्योंकि हमने बिंदु A के लेफ्ट साइड से निकाला तो इसलिए ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना एफ डैश, ठीक है, ये हमारा क्या बना, एफ डैश A निगेटिव, ठीक है, एफ डैश A निगेटिव। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हमारा किसका फार्मूला बना, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला बना, ठीक। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया LHD। तो जिस दिन आपका LHD और RHD बराबर होगा, ठीक है, तो जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मान लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 5 आई और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आई। तो जिस दिन ये दोनों बराबर हो गए तो मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा, फलन हमारा अवकलनीय होगा, ठीक। बराबर कैसे करेंगे, इस फार्मूले से बराबर करेंगे, ये जो हमने अभी भी निकाला है, ठीक। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा तरीका, डेरिवेशन आपका यहाँ पे दिया गया है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे एकदम साफ सुथरा ये चित्र वगैरह बना है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये वीडियो रोक के यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसको थोड़ा एक बार साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे
तो यहाँ तक आपने क्या कहते हैं कि ये नोट करने के बाद ठीक है, वीडियो रोक के आराम से बहुत बढ़िया चित्र बनाना, ठीक है। तो इस चित्र से एकदम साफ सुथरा ऐसे लिखना, तब ये आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी, ये हमारा आर एच डी निकला, ठीक है। और इधर से क्या निकलेगा, इसके आगे से ये हमारा बनेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, यहाँ पे आपका एल एच डी बन गया, ठीक। ये हमारा क्या बन गया, एल एच डी बन गया, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जब हमारा जो फलन है, ठीक है, जब हमारा जो फलन है अगर वो x बराबर a पर अवकलनीय है, तो अगर क्वेश्चन में आपको x बराबर a पर अवकलनीय दिखाना हो या क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दिया गया हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और बराबर फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर का मतलब, फाइनाइट नंबर सुना है ना, एक ऐसा नंबर जो इनफाइनाइट ना हो, ठीक है, किसी नंबर के बराबर आए, तब हम क्या बोल देंगे, अगर ये चीज़ आपकी आ रही है तब हमारा फंक्शन x बराबर a पर क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखो एल एच डी आर एच डी करके लिखो, या फिर अगर प्रतीक में लिखें हम इसके, तो एफ डैश ए नेगेटिव से क्या होता है, एल एच डी आपका प्रदर्शित होता है, एफ डैश ए पॉजिटिव से आपका आर एच डी प्रदर्शित होता है। और ये सब किसके बराबर होना चाहिए, किसी फाइनाइट नंबर के, मतलब इनफाइनाइट के बराबर ना हो बस, ठीक। तो ये चीज़ हमारा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक, ठीक है, ये क्या होता है। मतलब बहुत सारी चर्चा तो हो गई, अब पता चले कोई आपको डी वाई बाई डी एक्स में झुला के चला जाए, है ना, तो उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक। ये डी वाई बाई डी एक्स को जो हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग अवकल गुणांक बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हाँ। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि यह एफ डैश ए से प्रदर्शित किया जाता है। ए क्या है, ए किसी पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें निकालना हो, तो जिस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो उसी से क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आपको ए पर निकालना है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि यह एफ डैश ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब एफ डैश ए ये आपका निकलेगा कब, ठीक है, इसका अस्तित्व कब होगा, इसका अस्तित्व तब होगा जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये जो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों आपस, सॉरी, ये जो यहाँ पे आर एच डी है और ये जो यहाँ पे एल एच डी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों आपस में बराबर होंगे तब, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है ना, एफ डैश ए का मतलब क्या होता है, तो एफ डैश ए का मतलब हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना x बराबर a पर, ठीक है। मतलब किसी भी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स किस पे निकालना, x बराबर a पर निकालना, ठीक। तो वही लिखा गया डी वाई बाई डी एक्स, ये एट द रेट मतलब एट x बराबर a पर, ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपको एफ डैश ए निकालना हुआ, ठीक, इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे बहुत सारे फार्मूले का, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग क्या कहते हैं एफ डैश ए निकाल रहे होते हैं, तो फार्मूला वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच, ठीक, ये हमारा होता है। तो अब जरा देखो, ये अभी आपको जाना पहचाना फार्मूला लग रहा होगा, ठीक। अभी अभी हमने क्या देखा, इसका डेरिवेशन देखा था। तो इसका डेरिवेशन जब नीचे आपका एच हो, ठीक है, नीचे आपका माइनस ना हो, तो मतलब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम चाहे ये फार्मूला यूज करें, ठीक है, चाहे ये फार्मूला यूज करें, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन दुनिया वालों को क्योंकि प्लस चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती, तो इसलिए दुनिया वाले या फिर किताब वाले सब ये वाला फार्मूला ही यूज़ करते हैं, ठीक, अधिकतर। बाकी आप ये और ये कोई भी यूज़ कर सकता है ना, इसमें कोई वो नहीं है, कोई रूल नहीं है, ठीक। तो हम लोग चाहे ये वाला फार्मूला यूज़ करें, चाहे ये वाला फार्मूला यूज़ करें, और चाहे एक फार्मूला आपको ये भी देखने को मिलेगा किसी किसी किताब में कि जो हमारा किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इसके थ्रू भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्या है, इसका यूज हम लोग करेंगे आगे, ठीक, तब ये चीज़ समझ में आएगी, है ना। ये हो गया, अगली चीज़ देखते हैं, कुछ और बच गया हो तो। हाँ, एक लास्ट पॉइंट आज का ये बचा है, ठीक है, इसको बाकी देख लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी, है ना, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, सततता और अवकलनीयता, ठीक, इसमें देखते हैं, ठीक, कि इसका फर्क कैसे पड़ता है। तो कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए आपका कंटिन्यूअस है, ठीक, कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, मतलब क्या है, सतत है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपका अवकलनीय होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब कि कोई फंक्शन हमारा कभी कभी ये होता है, सततता और अवकलनीयता दोनों साथ में चेक करने के लिए आती है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस निकल है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, इट डज नॉट इम्प्लाई, है ना, इम्प्लाई का निशान लगा के ऐसे काटा गया, ठीक है। तो यह ये चीज़ नहीं प्रदर्शित करता कि वो फलन हमारा कैसा होगा, वो फलन हमारा अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि कोई भी फलन अगर आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब कि
कोई भी फंक्शन अगर आप क्या कहते हैं कि चेक कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारा अवकलनीय निकल जाए, तो इसका मतलब 100% है कि वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ होता है, इसको समझेंगे अगली क्लास में और अच्छे से, ठीक है। फिर कोई भी फलन अगर आपका असतत है, असतत का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जानते हो ना, है ना, कि जहाँ पर ग्राफ आपका क्या कहते हैं टूट जाता है, ठीक, इस प्रकार से ये ग्राफ आपका टूट जाता है, ठीक, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो उसका मतलब क्या है, वो आपका अवकलनीय तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये आपका 100% ट्रू है, ठीक, क्योंकि आपका अगर वो डिसकंटिन्यूअस है, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं उसका टेंजेंट ही नहीं निकाल पाएंगे, ठीक, उसका स्पर्श रेखा की ढालें नहीं निकाल पाएंगे, है ना, तो वो क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक, ये जो यहाँ पे नोट आपको लिखाया गया है, ये आपके समझ लीजिए एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है ना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि कोई भी फलन अगर आपका अवकलनीय नहीं है, ठीक, कोई भी फंक्शन है वो हमारा अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल नहीं कि वो आपका डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ठीक, इसका मतलब ये नहीं होगा। मतलब कि जैसे अगर हम मॉड एक्स की बात करें, सबसे पॉपुलर उदाहरण, ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स वाई बराबर मॉड एक्स का अगर हम देखें, तो जो मॉड एक्स है वो आपका एक्स बराबर 0 पर, ठीक है, यहाँ पर ये आपका सतत तो होता है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये आपका क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो अगर हम लोग इसके अवकलनीयता की बात करें तो मॉड एक्स आपका अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि कोई फंक्शन अगर आपका अवकलनीय नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो आपका असतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ठीक है भाई, है ना, आज के लिए बहुत हो गया इतना। बहुत आराम से आप लोग इसको देखिएगा, ठीक, सबसे ज़्यादा मतलब लंबा लेक्चर था ये, इसको आराम से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। किताब में अक्सर समझ में नहीं आती ये सारी बातें, तो अच्छे से इसकी ये बेसिक आप यहाँ तक बना के रखिएगा, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जाम्पल और ये जो सारी चीज़ें, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें बताई गई उसको समझेंगे। तो उम्मीद है आज का सेशन ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज करके रखिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।